रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास के उस समुदाय से निकलकर आई थी जहां महिलाओं का दर्जा पर्दे के पीछे से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन इन वर्जनाओं को तोड़ते हुए रजिया सुल्तान ने राज दरबार में कदम रखा, शहंशाह की गद्दी संभाली और बाकायदा शासन भी किया। इसके बाद इनके जीवन में मोहब्बत ने अपना रंग भरना शुरू किया तो इनकी जिंदगी बेरंग होती चली गई। आगे चलकर इन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। तो हमारे साथ इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जानते हैं आज रजिया सुल्तान की पूरी कहानी। रजिया सुल्तान को मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका के तौर पर जाना जाता है। इनके जन्म की तारीख को लेकर कोई विद्वानों के मत में एक रूपता नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में साल 1205 में इनका जन्म हुआ। रजिया सुल्तान का पूरा नाम जलूलत उद्दीन रजिया था। उस समय दिल्ली की सल्तनत पर सुल्तान इल्तुतमिश शासन कर रहे थे। रजिया इन्हीं की बेटी थी। साल 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उनका कोई भी सक्षम पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। इसी के चलते रजिया सुल्तान ने दिल्ली की सल्तनत पर अपना दावा पेश किया और बाकायदा 5 सालों तक शासन किया। लेकिन रजिया सुल्तान का शासनकाल पूरी तरह से संघर्षों भरा रहा। इसके पीछे कारण ये था कि दिल्ली सल्तनत के अमीर और सरदार किसी भी हालत में एक महिला के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी रजिया सुल्तान ने इन सभी को अपने कंट्रोल में लिया और शासन की बागडोर संभाली। लेकिन रजिया सुल्तान के शासन की गद्दी पर पहुंचने तक का रास्ता आसान नहीं था। इसकी मृत्यु के बाद सुल्तान का बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी भी मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई। इसके बाद रजिया सुल्तान की गद्दी पर बैठने की अटकलें तेज हो गई, लेकिन दरबार के अमीरों ने एक महिला के नेतृत्व में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश का छोटा बेटा रकनुद्दीन गद्दी पर बैठा, लेकिन रकनुद्दीन राजकाज को संभालने में असफल साबित हुआ। बेटे को सुल्तान बनाकर उसके निकम्मेपन का फायदा उसकी माँ उठा रही थी। पर्दे के पीछे से राजकाज को उसकी माँ शाहिद तुर्कन संभाल रही थी, जो सुल्तान इल्तुतमिश की पत्नियों में से एक थी। कुल मिलाकर दरबारियों के सामने फिर वही परिस्थिति आ गई कि उन्हें एक महिला के नेतृत्व में ही काम करना पड़ रहा था। इधर सुल्तान रकनुद्दीन राजकाज संभालने की बजाय अपने अय्याशों में डूब गया, जिसकी वजह से उसकी माँ शाहिद तुर्कन के लिए सारे राजकाज को अकेले संभालना मुश्किल होता चला गया। रजिया के छोटे भाई रकनुद्दीन को लोगों ने इस उम्मीद के साथ तख्त पर बैठाया कि वो सफलतापूर्वक शासन करेगा, लेकिन उसने तो राजकाज से मन हटाकर अपने आप को पूरी तरह से सुरा और सुंदरी में डुबो लिया। पर्दे के पीछे से इल्तुतमिश की विधवा बेगम शासन कर रही थी, पर धीरे धीरे सिचुएशन उसके हाथ से भी निकलते चले गए। आगे चलकर इन दोनों के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ता चला गया। 9 नवंबर साल 1236 में जनता ने इन दोनों के खिलाफ न केवल विद्रोह कर दिया, बल्कि इनकी हत्या भी कर दी। आपको बता दें कि रकनुद्दीन ने सत्ता का स्वाद केवल 6 महीने ही चखा। इसके बाद एक बार फिर दिल्ली का तख्त खाली हो गया और उस पर बैठने वाला कोई नहीं बचा। तब मजबूरी में इस सल्तनत के तख्त पर रजिया सुल्तान को बैठना पड़ा। रजिया सुल्तान एक चतुर और सफल शासिका साबित हुई, लेकिन उसने पुरुषों के पगड़ी और कोट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। खास तौर से सेना में जो पुरुष कोट और पगड़ी पहनते थे, उस लिबास को अलग कर दिया। यहाँ तक कि वो खुद भी युद्ध के मैदान में बिना नकाब के नेतृत्व किया करती थी। वो एक कुशल राजनीतिक और युद्ध की रणनीतिकार थी। वो अपने सैनिकों के साथ साथ आम जनता का भी काफी ख्याल रखती थी। देखते ही देखते रजिया सुल्तान अपने समय की दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासिका बन गई। इसके बाद रजिया के जीवन में प्यार ने एंट्री मारी। इसके पहले कि हम इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, चैनल पर आए नए साथियों से कहना चाहते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती रहे। जमातुद्दीन याकूत रजिया सुल्तान का सहायक और सलाहकार, जो हमेशा उसके साथ रहा करता था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच मोहब्बत का गुल खिलने लगा और दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। ये बातें जब राज दरबार के साथ साथ जनता में फैलने लगी, तो उस समय के मुस्लिमों ने इसका विरोध किया। राजवंश के लोगों ने इसका विरोध किया। रजिया सुल्तान ने याकूब को घोड़ों की देखरेख करने वाला एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। अब दरबार के सरदारों को यह कतई मंजूर नहीं था
कि एक घोड़ों की शाला में काम करने वाला व्यक्ति उनकी सुल्तान से संबंध रखे। उनके साथ बैठे बैठे ये लोग याकूब से बहुत सख्त नफरत इसलिए भी करते थे क्योंकि वो तुर्की का नहीं था। इन तमाम परिस्थितियों में भी रजिया सुल्तान अपने प्यार के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी, मगर उसकी ये तमाम कोशिशें जनता और राज दरबारियों को प्रभावित नहीं कर पाई। उन्होंने रजिया सुल्तान के प्रेम का पुरजोर विद्रोह करना शुरू किया। मुस्लिम राज्य वंश के दरबारियों, राज्यपालों और उच्च अधिकारियों को रजिया सुल्तान का यह रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस बीच बठिंडा के राज्यपाल मलिक अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को पसंद कर लिया। वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने दिल्ली सल्तनत पर हमला किया और रजिया के प्रेमी याकूत की हत्या कर दी। उसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। आगे चलकर उसने रजिया सुल्तान को अपनी बेगम भी बना लिया। कहते हैं कि रजिया सुल्तान सारी जिंदगी याकूत से ही मोहब्बत करती रही। वो अपने पिता की सल्तनत को किसी और के हाथों में नहीं जाने देना चाहती थी। इसीलिए रजिया ने अपने फर्ज को निभाने के लिए अपने प्रेमी के हत्यारे अल्तूनिया से शादी कर ली। इस बीच रजिया के भाई मोइतुद्दीन बहराम शाह ने दिल्ली का सिंहासन हासिल कर लिया। इसके बाद रजिया सुल्तान और अल्तूनिया ने बहराम शाह के साथ युद्ध किया, पर ये दोनों इस युद्ध में हार गए और बहराम शाह के चंगुल से भाग निकले। ये वहां से निकलकर कैथल पहुंचे और कैथल में इनका सामना जाट राजाओं से हुआ। कहते हैं कि जाट राजाओं ने बहराम शाह को तो मार दिया और उसके बाद रजिया सुल्तान को भी जान से मार दिया। लेकिन यहाँ ये बात भी कही जाती है कि अपनी इज्जत पर आंच आती देखकर रजिया सुल्तान ने आखिरी बार याकूत का नाम लिया और अपने आप को तलवार मार ली। रजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत की कब्र को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। दिल्ली, टोंक और कैथल तीनों इनकी कब्र और मजार पर अपना अधिकार बताते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रजिया सुल्तान की कब्र और मजार के बारे में इतिहासकार अभी तक एक मत नहीं हो पाए। लेकिन इतना तो तय है कि रजिया सुल्तान के साथ हमेशा याकूत का नाम लिया। अल्तूनिया को इतिहास में केवल एक चर्चा के तौर पर शामिल किया गया। इतिहासकार भले ही रजिया सुल्तान की कब्र के बारे में एक मत न हो, लेकिन वो रजिया सुल्तान की तारीफ करते हुए उसे एक कुशल शासिका, बहादुर और खूबसूरत लीडर मानते हैं, जिसने एक पुरुष शासक की तरह सोचना शुरू किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की तरफ बढ़ रही थी। कहते हैं कि उसके जमाने में पंजाब, हरियाणा, बिहार तक दिल्ली का शासन था। अक्सर बहराम से युद्ध और याकूब की मौत के बारे में इतिहासकार समय के अंतर को भूल जाते हैं। कहते हैं कि उसकी मौत और बहराम के युद्ध में हार के बीच लगभग 1 महीने का अंतर था। जब युद्ध में रजिया सुल्तान की हार होने लगी तो याकूत उसे लेकर राजपुताना की तरफ भाग निकला। लेकिन कहते हैं कि टोंक में याकूत को घेर लिया गया और यहीं उन दोनों की हत्या कर दी गई। टोंक में एक बड़ी सी कब्र बनी हुई है जिसे रजिया सुल्तान की कब्र कहा जाता है और उसके बगल में एक छोटी सी कब्र बनी है जिसे याकूत की कब्र माना जाता है। काल साक्षी है कि रजिया सुल्तान का स्त्री होना उसके खिलाफ गया। इसके बावजूद जब उसे शासन संभालने का मौका मिला तो अपने ही गुलाम से प्यार करना उसे भारी पड़ गया। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच एक सुल्तान के पद पर बैठने वाली कुशल स्त्री का प्यार करना इतना बड़ा गुनाह था? इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।